न्यूज चैनल्स की टीआरपी तो अगले 12 हफ्तों के लिए नजरबंद कर दी गई है। लेकिन कश्मीर के राजनेता नजरबंदी से बाहर आ गए हैं और इन राजनेताओं को नजरबंदी में रखा क्यों गया था, इसका जवाब भी इससे पहले केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कभी दिया नहीं था। यह मुद्दा पिछले 1 वर्ष से राजनीति का मुद्दा बना और महबूबा मुफ्ती तो इस नजरबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। लेकिन आज पहली बार देश के गृह मंत्री ने खुद फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को हाउस अरेस्ट किए जाने की वजह बताई और इस वजह के बारे में आज आप सबको भी जानना चाहिए। खासतौर पर वो लोग जिन्हें जम्मू कश्मीर के मामलों में दिलचस्पी है, उन्हें तो ये जरूर देखना चाहिए कि आज होम मिनिस्टर ने इस बारे में क्या कहा। महबूबा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गई ये जानने के लिए कि उनको हाउस अरेस्ट में रखा क्यों। आप होम मिनिस्टर हैं तो आप देश को ये बता सकते हैं कि इनको हाउस अरेस्ट में रखा क्यों, कारण क्या था? देखिए, हाउस अरेस्ट में नहीं रखा, पहले तो अरेस्ट में ही रखा था। जब 370 को हटाया गया तो आप प्रचार कर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम न कर पाए और जिस प्रकार के बयान उस वक्त आते थे, आग लग जाएंगी, हाथ काट डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे लगता है कि उचित ही कदम था। और जैसे ही स्थिति नॉर्मल हुई, सब बाहर है, अपनी अपनी पार्टी भी चला रहे हैं और चलाए, कोई आपत्ति नहीं। इस देश में कई पार्टियां हैं, चलती है, जम्मू कश्मीर में भी चलनी चाहिए। महबूबा जब अपने सरकारी बंगले में बैठकर, सरकारी सुरक्षा के अंदर बैठकर, ये तीनों लोग सब कुछ सरकार, भारत सरकार का इस्तेमाल करके, फारूक साहब तो तनख्वाह भी लेते हैं, वो सांसद हैं भारत सरकार से, और फिर आप चीन से मिलने की बात करें और कहें कि चीन से मिलकर हम 370 की बहाली करा लेंगे, तो क्या हमारे देश का कानून इस पर खामोश है? हम कानून अपना काम करेगा समय पर, मगर मैं इसको उचित नहीं मानता। आप कुछ, ये भाषा उचित नहीं है। कोई कार्रवाई इस पर? कार्रवाई देखेंगे, अभी जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट आएगी बाद में, परंतु इसको हम उचित नहीं मानते। चीन की बात तो आ ही गई थी। अगला सवाल हमारा यह था कि क्या भारत सरकार शी जिनपिंग को समझने में चूक गई? क्या भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी समझ नहीं पाए जब वो शी जिनपिंग से लगातार दोस्ती की कोशिशें कर रहे थे और उसकी वजह से अब ये चीन को लेकर सीमा विवाद हुआ है? इस पर क्या जवाब था, ये सुनिए। आपको ऐसा लगता है कि चीन को जज करने में, समझने में हम लोगों से गलती हुई? क्योंकि पहले तो हमने बहुत दोस्ती के हाथ उनको बढ़ाए थे, ममल्लापुरम में भी किया हमने, वुहान में भी किया हमने, साबरमती में भी किया, तो हम जज नहीं कर पाए चीन को। देखिए, 2 चीजें हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। किसी भी व्यक्ति से रिश्ते सुधारने का प्रयास करना, इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। बिगड़े हुए रिश्ते पड़ोसियों से सुधारने ही चाहिए, मगर सुधारने की लड़क में हमारे हितों की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। हमने सुधारने का प्रयास किया जब भी हमें लगा कि हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण का प्रयास हो रहा है, हमने आंख में आंख डालकर जवाब दिया है। ये 62 वाली स्थिति नहीं है। रिश्ते सुधारने का प्रयास हमने पाकिस्तान से भी किया था, चीन से भी किया था, सबसे करना भी चाहिए। तो क्या हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं? जैसे अभी बात हो रही है पाकिस्तान और चीन के दोनों फ्रंट एक साथ अगर खुलते हैं तो? मैं नहीं मानता ऐसी नौबत आएगी। अभी कूटनीतिक स्तर पर भी बात हो रही है और सेना के अधिकारियों के बीच में भी बात हो रही है। आशा करनी चाहिए रास्ता निकल आएगा, अच्छा रास्ता निकल आ जाए। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि भारत की 1 इंच की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। पर ये भारत सरकार का अटल निर्णय है। पर गलवान के बाद उन्होंने अतिक्रमण किया है या नहीं किया है? देखिए, अभी मैं फिर से एक बार कहता हूं, भारत की भूमि पर 1 इंच अतिक्रमण छोड़ दीजिए, अंदर गप्पे लगाते 12 किलोमीटर अंदर आ गए, 30 किलोमीटर, 1 इंच भी भूमि हमारी किसी के हाथ में हम नहीं जाने देंगे। वैसे राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास है फॉर्मूला 15 मिनट वाला, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। भैया, वो 62 में ही कर लेते तो इतने हजारों वर्ग हेक्टर भूमि न चला जाता। उस वक्त के तो प्रधानमंत्री ने आसाम को कह दिया बाय बाय आसाम, आकाशवाणी पर, और कांग्रेस पार्टी हमें यह नसीहत दे रही है। आपके परनाना की सरकार थी तभी जमीन जाती रही। हमारे समय में कम से कम हमने डटकर मुकाबला किया है। अब इसमें लेटेस्ट
ये है जो मैं आपसे बिल्कुल ताज़ा बात जो कर रहा हूँ, वो ये कि लेह में जब आप अपना लोकेशन फीड करते हैं तो लेह को, वो जम्मू कश्मीर को चाइना का हिस्सा दिखा रहे हैं उनके फ़ोन में जो मैप्स हैं। इसी तरीके से जो उनके फ़ोन हैं चाइना के, वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखा ही नहीं रहे। तो ये एक आईटी वॉर में भी तब्दील हो गया अब। नहीं, देखिए, ये आज से नहीं है। मैंने बोला ना, आज़ादी के समय से 62 से विशेष कर चल रहा है और हम इसके खिलाफ तो लड़ रहे हैं। हमारी जो हक की लड़ाई है बातचीत में, वो इसी के तो खिलाफ है। कोई सॉल्यूशन आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? सॉल्यूशन तो अब वार्ता से ही आ सकता है। वार्ता चल रही है, देखिए, सबने आशा करनी चाहिए कि अच्छा सॉल्यूशन निकले। अभी तक अपने देश में दिवाली जब भी आती थी तो चाइना का अच्छा खासी भूमिका रहती थी बाजारों में। इस बार कुछ कमी देखते हैं आप दिवाली पर? निश्चित रूप से कमी दिखाई पड़ती है बाजारों में, अखबारों में मैं तो पढ़ता हूँ, ज़्यादा बाजारों में गया नहीं, मगर देश की जनता के मन में भी गुस्सा तो है। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने पाकिस्तान में एक लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भी भारत से ज़्यादा अच्छा काम किया है कोविड के कंट्रोल को लेकर। तो और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो पाकिस्तान में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं और पाकिस्तान उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा, फिर से वापस पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। तो आप गृह मंत्री हैं, आपने इतना काम किया, जब आप ही के देश का एक नेता पाकिस्तान में जाकर ये कहता है कि पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया। देखिए, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। कांग्रेस शुरू से ये कर रही है अपीसमेंट के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए। पाकिस्तान की पीठ थपथपाना कोई नई बात नहीं है। स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हो रही थी, इमरान का समर्थन हो जाए, इस प्रकार के स्टेटमेंट उन्होंने भी दिए थे। मणिशंकर अय्यर ने भी कई बार दिए, अब शशि थरूर दे रहे हैं। मगर मैं देश की जनता को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपनी ओछी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के कारण जो लोग देश के हितों को ताक पर रखते हैं, देश के सम्मान को ताक पर रखते हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। और अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, ये अब नहीं चलेगा। देश की जनता बंगाल में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां बिल्कुल सही समय है ये राष्ट्रपति शासन लगाने का? आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, मैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता और इस प्रकार के इंटरव्यू में मैं कह भी नहीं सकता। परंतु इतना जरूर कहता हूं कि बंगाल के अंदर चिंताजनक स्थिति है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या करना, हत्या होना और बाद में उसी दल के लोगों को वो हत्या में फंसा देना, खुलेआम रोड पर शूट आउट होने, हर जिले में बम के कारखाने मिलने, प्रशासन चरमरा गया है। मैं मानता हूं कि शायद ही देश में ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें राजनीतिक विंडिक्टिवनेस के कारण इतनी हत्याएं रिसेंट पास्ट में हुई होगी। जो बंगाल की स्थिति है वो चिंताजनक तो है ही। राष्ट्रपति शासन एक अलग विषय है, इसके संवैधानिक पैरामीटर्स भी है और ये फैसला इस प्रकार के इंटरव्यू में आना से नहीं होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, परंतु चिंताजनक हालत है। जब आप कोविड-19 को लेकर अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते थे कोऑर्डिनेशन के लिए, प्रधानमंत्री भी करते थे, आप भी करते थे, ऐसे कुछ मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने आपको कोई कोऑर्डिनेशन आपके साथ दिखाया ही नहीं, या जो आप यहाँ से तय करते थे उसका उल्टा वो अपने यहाँ ग्राउंड पर करते थे? बंगाल ने ही करा है, बाकी बाय एंड लार्ज तो हमें कोई जगह पे दिक्कत नहीं आई, चाहे कांग्रेस के राज्य हो चाहे कम्युनिस्ट राज्य हो, सब ने माना है। क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसको कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठाना चाहिए, ऐसा सब मानते थे। अमित जी, पूरे दुनिया में अब कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आ रहा है कोविड का और बहुत सारी जगह लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। क्या भारत में भी सेकेंड लॉकडाउन के लिए आप लोगों ने कुछ सोच कर रखा है, कंसीडर भी किया है आपने? नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक सावधानी का बड़ा अभियान चलाया है। वो गांव-गांव तक, स्कूल तक, पुलिस थाने तक, आंगनवाड़ी तक, हेल्थ वर्कर तक, हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि जब तक टीका नहीं संशोधित हो जाता और जब तक इसकी दवाई नहीं बन जाती, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और हाथों को कई बार दिन में
अच्छे से साफ करना, ये तीनों चीजों पर बल देना यही है। मोदी जी ने लॉकडाउन किया तब विपक्ष के कुछ नेता और विशेषकर राहुल गांधी कहते थे पूरा देश बंद कर दिया, लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला। आज उनको मालूम नहीं है कि अगर लॉकडाउन न करते और उस वक्त पीक आता तो बगैर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लाखों करोड़ों लोग मर जाते। पर वो तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उनको तो हर चुनाव में जनता ही मनाएगी, मैं और आप नहीं मना पाएंगे। परंतु हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, वास्तविकता है। और बीच में एक भय था कि ऑक्सीजन की किल्लत आएगी, इसके लिए भी वॉर फुटिंग पर मोदी सरकार ने एक्शन लिए और आज वो भी स्थिति को हम निपट रहे हैं और ग्राफ धीरे 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 नीचे जा रहा है। भगवान करे कोई सेकेंड वेव ना आए, आएगा तो इसके खिलाफ भी लड़ेंगे, क्योंकि पर आपको लगता है कि लड़ना ही तो जीवन है। सेकेंड लॉकडाउन की भी तैयारी कुछ करके रखनी चाहिए। लॉकडाउन का शायद नौबत न आए जी, मैं नहीं मानता लॉकडाउन का नौबत आएगा, परंतु इसके खिलाफ लड़ने की तैयारी सरकार की, भारत सरकार की, राज्य सरकारों की भी, सभी दलों की राज्य सरकारों की पर्याप्त है और अच्छी है। तो यहां दो बड़ी बातें अमित शाह ने कही। पहली तो ये कि कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने सहयोग नहीं दिया, ये एक बड़ी बात है और बड़ा आरोप उन्होंने ममता बनर्जी पर लगाया है कि उन्होंने कोविड-19 के दौरान जो काम चल रहा था उसमें केंद्र सरकार का सहयोग नहीं किया था। और जो दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि हो सकता है कि पूरी दुनिया में इस समय सेकेंड वेव चल रही हो, आ रही हो, या आशंका हो कोविड-19 की आएगी, और बहुत सारे देशों में लॉकडाउन का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि भारत में लॉकडाउन के दूसरे चरण की नौबत आएगी। वो नहीं मानते, उन्हें नहीं लगता कि ऐसी स्थिति होगी कि भारत में दोबारा से लॉकडाउन करना पड़े। ये दो बड़ी बातें कोविड-19 को लेकर अमित शाह ने कही हैं, जो आपको नोट करनी चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.